हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती और आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर कोर्स 1C। ओके, जो कि हमारा पेपर टाइटल है हिंदी साहित्य एवं अनुवाद। होप आप सब ने होली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, खेला होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं वीडियो को पॉज कर लेती हूँ, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो पहला है हमारा यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, ध्रुव स्वामिनी। ओके, जो कि क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का। इसमें क्या नारी के बारे में, स्त्री को लेके बहुत कुछ बताया गया है, कैसे होता है उन पे शोषण वगैरह सब इसमें है। एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके मोहन राकेश जी का, वो क्या है, एक एकांकी। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है कि नाटक लंबे समय के लिए हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर हो सकता है, मतलब बहुत सारे पात्र हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में क्या होता है, लिमिटेड होता है। ओके, देखिए फिर तौलिए है, जो किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का है, एकांकी है ये भी। और फिर हमारे यूनिट 2 में है कि अनुवाद क्या है, ठीक है। अनुवाद क्या, अवधारणा क्या है, महत्व क्या है, प्रकार क्या है, इसके गुण क्या है, प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये सब करेंगे। यूनिट 2 बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, आप लोग आराम से इसको करके आइएगा, आराम से आप लोग को मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। तो कौन है भाई, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। फिर सेकंड में अंडे के छिलके किस विधा का उदाहरण है। तो एकांकी विधा, मतलब बाबू देखो जैसे टाइप, ठीक है। विधा हो सकता है ये नॉवेल उपन्यास लिख सकते थे, ठीक है। हो सकता है ये नाटक लिख सकते थे, हो सकता है इस पे पोयम लिख सकते थे। तो लिटरेचर में ही, साहित्य में ही अपना कोई भी चूज करना कि वो किस में लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, विधा कहलाता है। ओके, चलिए थर्ड में है अंडे के छिलके पर मिडिल क्लास लोगों का लिखा हुआ है, मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए लिखा हुआ है, उनके ऊपर कि कैसे वो क्या सोचते हैं, क्या क्या उपाय अपनाते हैं, ठीक है। थर्ड में हमारा तौलिए एकांकी के लेखक कौन है। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। फोर में है निम्न में से कौन सा अनुवाद का गुण है। तो सजावट, सटीकता, अतिशयोक्ति या अनावश्यकता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आंसर हमारा सटीकता होना चाहिए। अनुवाद का मतलब क्या होता है, देखिए सजावट, अतिशयोक्ति या अनावश्यकता, ये सब आप लोग को नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, जैसे कि वहाँ पे राम, जैसे कि लिखा हुआ है राम जा रहा है, ठीक है, राम जा रहा है, तो इसका आपको अनुवाद ये क्या होगा, एक हिंदी लैंग्वेज हो गया। अगर इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करा है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग। हम क्या किए, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जंप किए। ओके, सटीकता रहना चाहिए, ना आपको अतिशयोक्ति लगाना है, ना मॉडिफिकेशन करना है, ना आपको सजा के लिखना है, जो है सो है। ओके, चलिए अनुवाद को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। बचपन में आप लोग ट्रांसलेशन बनाते थे, तो क्या आप अपने से बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, कुछ भी नहीं लिखते थे, जो लिखा हुआ है उसी को बस कन्वर्ट करते थे। 5 नंबर में देखिए, अनुवाद प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्य भाषा आ गया, स्रोत भाषा आ गया, संपादन आ गया, पुनरावलोकन आ गया, ठीक है। तो पहला चरण क्या है भाई, एक आपको क्या मिलेगा, स्रोत भाषा, ठीक है, ये पहला है। फिर आपको क्या मिलेगा, लक्ष्य भाषा, ठीक है, दो इसका है। स्रोत भाषा किसको बोलेंगे, जैसे कि हम अभी बोले राम जा रहा है, तो वो हमारा क्या था, स्रोत भाषा था, ठीक है। और लक्ष्य भाषा हमको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, जो मेरा एम है उसको जो कन्वर्ट करना है, तो जो कन्वर्ट हो रहा है वो क्या कहलाता है, लक्ष्य भाषा कहलाता है। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करने के लिए कि स्रोत भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जितना आपको लक्ष्य भाषा आता है, जितना आपको इंग्लिश आता है, उतना ही आपको हिंदी आना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, उसको अनुवाद कर पाओगे, है ना। एक अच्छे अच्छे अनुवादक का क्या गुण हो सकता है, जब वो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ही वो निपुण हो, दोनों में ही इक्वल उसका ज्ञान हो, ठीक है। आप सोचिएगा कि मेरा संस्कृत अच्छा है और तो हम हिंदी में उसको, मतलब संस्कृत अच्छा है तो आप कोई भी हिंदी में लिखा हुआ आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या, हिंदी भी आना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहला प्रक्रिया क्या है कि आपको स्रोत भाषा का अध्ययन करना होगा, लैंग्वेज 1 का, जो आपको चेंज करना है, जिससे आप चेंज कर रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए आपको। 6 में नाटक एवं एकांकी में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर क्या है, पात्रों की संख्या, समय अवधि, घटना विस्तार, उपरोक्त सभी। तो मुख्य अंतर तीनों ही हैं,
ठीक है, पात्रों की संख्या में भी है, नाटक में बहुत सारे होते हैं, एकांकी में लिमिटेड होते हैं, समय अवधि क्या होता है, नाटक में बहुत लंबा हो सकता है लेकिन एकांकी में क्या होता है, छोटा-मोटा होता है। घटना विस्तार हो सकता है कि इसमें क्या बताया जाए, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कोई भी नाटक-वाटक, हो सकता है कि वो बस राम का जो स्वयंवर होता है उसमें वो बस दिखाने का उसका मोटिव होगा तो बस वो दिखाएगा, तो वो सब क्या कहलाएगा, एकांकी कहलाएगा। पूरा राम का जीवनी नहीं दिखाएगा, बस उस पात्र को दिखाएगा, उस घटना को दिखाएगा, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? एकांकी। ओके, 7 में हमारा उच्च स्तरीय अनुवादक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो देखिए, अच्छे उच्च स्तरीय मतलब एक अच्छे अनुवादक का क्या गुण होना चाहिए भाई? भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक समझ, भाव स्थिरता और सभी। तो एक अच्छे अनुवादक का ये तीनों गुण क्या है, होना चाहिए। भाषा ज्ञान कहने से क्या मतलब है कि आपको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ही ज्ञान होना आवश्यक है। सांस्कृतिक समझ, उसको कल्चर को वो अच्छे से समझेगा तभी तो वो लिख पाएगा, है कि नहीं? भाव स्थिरता से क्या मतलब है, हो सकता है वो चीज़ उनको खराब लग गया, अब वो चाहेंगे कि नहीं हम इस कम्युनिटी के हैं तो हम इस तरह से लिख देंगे, तो नहीं, क्या होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होना चाहिए, जो है सो है। ओके, चलिए 8 में है, अनुवादक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो साहित्य निर्माण, भाषाएं मिलाना, विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। तो अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है? तो विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। अनुवाद का यही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि अपने आचार विचार को क्या करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या करना, उसको रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। ठीक है। 9 में हमारा एकांकी में पात्रों की संख्या सामान्यतः होती है, कितनी होती है भाई? 1, 2 या 3, 4 या 5, अधिक 2 या 3। तो इसका ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 या 3, ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, 2 या 3। 10 में नाटक की संवाद कला का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो क्या है भाई? भावनाएं व्यक्त करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है। 11 में है, अनुवाद के प्रकार में कौन सा प्रकार साहित्य से संबंधित होता है? तो साहित्य से संबंधित क्या होगा? साहित्यिक अनुवाद होगा, है कि नहीं? व्यापार बिजनेस हो गया, ये साइंटिफिक हो गया, लिटरेचर के फील्ड में क्या होगा? साहित्यिक अनुवाद होगा। ठीक है। फिर है हमारा 12 पे, उत्तम अनुवाद को स्रोत एवं लक्ष्य भाषा में क्या समझ होनी चाहिए? तो व्याकरण का भी समझ होना चाहिए, सांस्कृतिक संदर्भ में भी होना चाहिए, शैली भी दोनों लैंग्वेज का आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करते हुए चलना है ताकि हमारा लॉन्ग आंसर में काम आएगा। फिर देखिए 13 में, अनुवाद की प्रक्रिया में संपादन का क्या महत्व है? तो जो हमारा इसका प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, उसमें संपादन का महत्व क्या है? तो अर्थ बदलना, शुद्धता और प्रवाह सुनिश्चित करना, या शब्द जोड़ना, या व्याकरण छोड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुद्धता और प्रवाह को सुनिश्चित करना। 12 पे है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में नायिका किस प्रकार प्रस्तुत की गई है? तो इसमें नायिका को कैसा एक आदर्श दिखाया गया। जो इसमें ध्रुव स्वामिनी में जो नायिका है, जो मेन कैरेक्टर है, वो क्या है? आदर्शवाद है। ठीक है। 15 में, उत्तम अनुवादक बनने की चाह किसके विकास को जागृत करती है? तो शब्दावली, अनुवाद विज्ञान की समझ, रचनात्मक निर्देशन। तो देखिए अनुवाद में हमें ना रचनात्मक क्रिएटिविटी हमें यहाँ नहीं चाहिए। अनुवाद का मतलब क्या है? जो इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना। तो हमें क्या, अनुवाद विज्ञान की समझ होना चाहिए। ओके, चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हम क्या पहले देखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी का क्या है, उसको देखेंगे। देखिए, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। हाँ, ये मैम हमको याद हो गया। ठीक है, जिसमें नायिका ध्रुव स्वामिनी अपने कर्तव्य, सामाजिक मर्यादा और नैतिकता के बीच में संतुलन बनाकर जीवन जीती है। एक मिडिल क्लास लड़की को क्या करना होता है? हाँ, वो अपने कर्तव्य का भी पालन करती है, समाज में भी पर्दा करके चलती है, नैतिकता का भी उसको ज्ञान रहता है कि नहीं, सब में क्या करती है? बैलेंस बना के रहती है। अगर मान लीजिए कोई लड़की को
लव मैरिज करना है, लेकिन हर एक लड़की नहीं करेगी, करेगी बताइए? अगर 90, अगर मान लीजिए 100 लड़की है तो उसमें 10 ही लड़की करेगी जो कर लेगी, लेकिन 90 लड़की क्या होगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको उसके सामने उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, समाज आ जाता है, तो ये सबको लांघना एक लड़की के लिए बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है कि नहीं बताइए? कितना भी गहरा प्यार हो, क्या होता है, वो भूल जाती है। क्यों भूलती है? अपने समाज के लिए, क्योंकि वो क्या एक बैलेंस बनाकर जीना चाहती है ना? उसको इतना मतलब नहीं है। चलिए, नाटक में समाज की अपेक्षाएं, परिवार का दबाव, नारी की आत्मा, उसकी आवाज को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। कैसे परिवार का भी प्रेशर रहता है कि नहीं? अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिए, आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि चलो बेटा आप शादी कर लो। वो भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको समाज से भी क्या हो रहा है, प्रेशर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? हो सकता है आज अच्छा लड़का मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? फिर उसके पर बोलेंगे जब बोलते थे तो करता नहीं था। मतलब बहुत सारे क्या होता है, पारिवारिक दबाव भी रहता है लड़कियों पे, है ना? चलिए, नायिका अंदर छिपी शक्तियों, धैर्य और संघर्षों का सामना करती है। नाटक का मूल संदेश यह है कि नारी सशक्त हो सकती है और वह अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज में अपना स्थान बना सकती है। और क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि जितना ये सब फॉलो कर रही है वो क्या होगी, हीन ही होगी, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, वो इस सब को बैलेंस करके भी अपना क्या एक सशक्त जीवन जी सकती है। जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट बनने के बाद ही हम सशक्त बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। नाटक के माध्यम से चरित्रों में संवादों के माध्यम से जीवन के मूल्य, नैतिकता और आदर्शता की स्तुति की गई है। इसमें नायक ध्रुव स्वामिनी क्या एक आदर्श लेडी है, ठीक है। फिर हमारा आता है अंडे का छिलके। अंडे का छिलके, तो देखिए, अंडे के छिलके मोहन राकेश की एकांकी है जो जीवन के संबंधों, जटिलता और सहज भाषा में व्यक्त करती है। इसका लैंग्वेज कैसा है, सहज है। इस एकांकी में पात्रों के बीच की बातचीत, और भावनाओं का संघर्ष, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमुख है। और इसमें क्या देखा गया है कि मनोवैज्ञानिक मतलब उसके जो अंदर जो चल रहा है इंटीरियर, उसको देखा गया है। जो एक्सटर्नल जो भी हम लोग करते हैं उससे ज़्यादा कई ज़्यादा क्या हमारा इंटीरियर में चलता है। कैसे चलता है भाई? मान लीजिए पड़ोसी के घर में कार खरीदा गया, ठीक है, तो आप उसको जरूर उसका घर का मीठा खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर बोलिएगा घर में आके देखो तो वो ले लिया, हम लोग नहीं ले पाए। मतलब एक हम लोग का मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल थॉट अलग चलता है। आप लाख बोलोगे लेकिन ये चलता ही है। आप और आपके फ्रेंड दोनों तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड का हो गया, आपको ऐसा नहीं कि उसका हुआ तो बुरा लग रहा है चाहे कुछ भी, लेकिन एक अंदर में आपको जरूर आपको नींद नहीं आएगा कि भाई उसका हो गया, अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खुशी और यहाँ गम का बात नहीं है, लेकिन आप मानो ना मानो क्या होता है वो अंदर में आपका चल रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण है, ऐसा होता है। आप कितनों बोलिएगा नहीं मेरा दोस्त है, दोस्त का ये पे खुश होंगे, तो वो कहीं ना कहीं 1% 2% मन में थोड़ा होता है ना। अंडे के छिलके की परतें जैसे दिखने में नाजुक लेकिन अंदर से मजबूत हो, वैसे ही जीवन में बाहरी कमजोरियों के पीछे छुपी आंतरिक भावनाएं होती है। देखिए कितना बड़ा लाइन कह गया, पहले देखिए इसको। अंडे के छिलके की परतें जैसे दिखने में नाजुक लेकिन अंदर मजबूत हो, वैसे ही जीवन में बाहरी कमजोरियों के पीछे छुपी आंतरिक भावनाएं होती है। सही बात है ना। यह एकांकी दर्शाती है कि व्यक्ति के आंतरिक मनोभाव, और यहाँ पे क्या मानवीय संवेदनाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, दूरियां के बारे में बताया गया, और जो हम लोग इंटीरियर फीलिंग है उसके बारे में बताया गया। हमारे अंदर लाख बड़ी बड़ी चीज़ें चलती हैं, लेकिन फिर भी हम समाज के सामने क्या हंस के बोलते हैं, गा के बोलते हैं, तो ये सब क्या है, छिपाने का तरीका है ना, मजबूती का ये है। अब मान लीजिए आप किसी के घर गए और वहाँ जाके अपना दुखड़ा सुनाने लगे, रोने लगे, तो ये तो करते नहीं है। मान लीजिए लेडीज लोग कर भी लेती है, तो जेंट्स क्या करते हैं, नहीं करते हैं। दैट मीन क्या, उनका अंदर में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही होती है, लेकिन वो हर चीज़ दिखाते नहीं है, हर चीज़ को वो क्या नॉर्मली बैलेंस करके चलते हैं, है ना। चलिए, फिर हमारा तौलिए एकांकी का संदेश निहित है। तो क्या संदेश है भाई इसमें, तो देखिए, उपेंद्र नाथ अस्त के तौलियो एकांकी सामान्य जीवन की परिस्थितियां, मानवीय प्रवृत्तियां और सामाजिक संबंधों को प्रकट करती है, ठीक है। जो हमारी प्रवृत्तियां, जैसा हमारे बिहेवियर है,
कैसे हमारा समाज में रिलेशन है, इसमें इस चीज़ को बताया गया। इस एकांकी का मूल संदेश यह है कि व्यक्ति छोटी-छोटी चुनौतियों को कैसे जूझता है और अपने अंदर छुपी क्षमताओं को कैसे पहचानता है। इसमें क्या बताया है कि जैसे हमारे पास छोटा-छोटा प्रॉब्लम आ जाता है, उससे हम कैसे सफ़र करते हैं और कैसे अपने ही ये से कैपेबिलिटी से उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। अपने लगता नहीं है कि इतना बड़ा, अरे ये होगा तो हम कैसे करेंगे, लेकिन जब वो प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं आप, उसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। दैट मीन आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो ऐसा था नहीं कि आप उसको दिखाएंगे, आप उसको पहचानते हैं कि हाँ भाई ये तो हम कर सकते थे, लेकिन हमको बेकार डर रहता है। ऐसा होता है बहुत बार हम लोग का। ठीक है, तौलिए जैसे साधारण वस्तु द्वारा जीवन की गहरी परिस्थितियां दर्शाने का उद्देश्य यह है। जीवन में सरल प्रतीत होने वाली चीज़ों में भी गहरी बातें छिपी होती है। नाटक यह समझने में मदद करता है कि हमारी रोज़मर्रा की अपेक्षाएं, संबंध और संघर्ष हमें कैसे आकार देते हैं। सही बात है, हमारा लाइफस्टाइल हमें कैसे, हम जैसे रहते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसा हमारे आसपास का रिलेशन है, जैसे हम स्ट्रगल करते हैं, हमारा ज़िंदगी क्या है वैसा ही आकार ले लेता है कि नहीं। इस प्रकार तौलिए एकांकी में जीवन की सादगी में छिपी जटिलताओं को संदेश निहित है। चलिए, अब हमारा क्या है, अनुवाद हम लोग समझेंगे कि अनुवाद में क्या है। तो अनुवाद की प्रक्रिया, मुख्य चरण बताइए, उनका महत्व बताइए। तो देखिए, पहले बात हमें क्या करना पड़ेगा, अनुवाद को पहले समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। स्रोत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक बार स्रोत भाषा और ज्ञान भाषा अच्छे से बता देते हैं। मान लीजिए आप हिंदी है, आपको उसको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा स्रोत भाषा हुआ। ठीक है, स्रोत भाषा हुआ। ओके, और ये जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो क्या हुआ, लक्ष्य भाषा हुआ। कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्रोत भाषा को मूल पाठ का अच्छी तरह से समझना आवश्यक है, तभी अनुवाद सही से हो सकेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रूपांतरण। ठीक है, समझते हुए विचारों को लक्ष्य भाषा में अनुवादित करना, जिसमें अर्थ, शैली और भावनाओं का सही हस्तांतरण शामिल हो। और हमें यह ध्यान देखना पड़ेगा कि उसमें क्या हो, अर्थ नहीं बदले, उसका शैली नहीं बदले, उसमें जो इमोशंस है वो नहीं बदले। फिर से बहुत सारा होता है, शब्दानुवाद होता है, भावानुवाद होता है। शब्दानुवाद में हमें क्या करना पड़ता है, शब्द टू शब्द हमें अनुवाद करना रहता है। लेकिन भावनावाद में क्या होता है कि अगर थोड़ा शब्द इधर उधर हो भी गया तो क्या हुआ, वो इमोशंस आना चाहिए। ठीक है, वो हमें इमोशंस वहाँ पे सेंट्रल थीम आना चाहिए। उसके बाद इसमें हमें और एक चीज़ क्या ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, भाषा का। मान लीजिए आप खोटा लैंग्वेज बोलते हैं, नागपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी का तो शब्दकोश कितना बड़ा है, अब जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ वो खोटा में मिल जाएगा। मान लीजिए कोई लोकोक्तियाँ हैं, चाहे कुछ भी, वो आपको खोटा में नहीं मिलेगा, तो इस तरह में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या है, थर्ड में अनुरूपता। अनुरूपता क्या है भाई, अनुरूपता क्या है, अनुरूपता क्या है। तो लक्ष्य भाषा में प्राकृतिक रूप देने के लिए समायक आवश्यक समायोजन करना, जैसे सांस्कृतिक संदर्भ, शैली, वाक्य क्रम आदि। तो अनुरूपता मतलब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। किस तरह का भाई, जैसे जैसे स्रोत भाषा लिखा है उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य भाषा को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को समझना पड़ेगा, उसका शैली को समझना पड़ेगा, आपको वो सीक्वेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या है, संपादन या पुनरीक्षण। इसमें हम क्या करते हैं, एडिट करते हैं, कुछ त्रुटि निकल जाता है तो उसको सुधारते हैं। ओके, चलिए, अब हमारा क्वेश्चन है कि अच्छे अनुवादक की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छे अनुवादक की कौन सी विशेषताएं होना चाहिए, तो द्विभाषीय प्रावीण्यता। इसका मतलब क्या होता है, स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषा की व्याकरण शैली, शब्दावली का गहरा ज्ञान। फर्स्ट में ही बोले हैं कि आपको दोनों लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा का दोनों का क्या होना चाहिए, एकदम आप निपुण रहना चाहिए, आपको उसमें ज्ञान रहना चाहिए, तभी आप दोनों के सांस्कृतिक संदर्भ को समझ सकते हैं, व्याकरण को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है सांस्कृतिक समझ और उसका अलग सा पॉइंट, तो देख लीजिए। फिर है भाव संवेदनशीलता। मूल पाठ की भावनाएं सही रूप से लक्ष्य भाषा में व्यक्त करना, इमोशंस में बह नहीं जाना है। ठीक है, आपका लिखा हुआ है तो आपको कहीं लगेगा कि इसमें मॉडिफिकेशन का जरूरत है, हम गलत लिखे, तो वो आपका फिर गलत हो जाएगा। अनुवाद वो नहीं कहता, अनुवाद क्या बोलता है, बस एज इट इज उतार देना दूसरे लैंग्वेज में। ओके, रचनात्मक एवं लचीलापन। तो देखिए, अनुवाद करते समय कुछ आवश्यक रूपांतरण करने की क्षमता।
अब यहाँ पे बोल दिया है क्या कि कुछ आवश्यक जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे करना चाहिए, लेकिन ये भी क्या एक अच्छे अनुवादक का अगर आप मानिएगा तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें अनुवादक का मतलब क्या होता है, एज इट इज कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो। ध्यान एवं सावधानी, त्रुटिहीन अनुवाद के लिए पुनरावलोकन एवं संपादन करने की श्रद्धा। फिर निरंतर अध्ययन एवं सुधार। चलिए 6 नंबर में है, नाटक एवं एकांकी का साहित्य एवं महत्व क्या है। तो देखिए इसमें वही सब लिखा होगा कि कितना कितना पार्ट है। ठीक है, तो नाटक में कई पात्र होते हैं, विस्तृत संवाद होता है, कथानक होते हैं जिसमें समाज, मानवीय संघर्ष और विचारों का विस्तृत चित्र किया जाता है। ठीक है, एकांकी में क्या है, अपेक्षाकृत छोटी अवधि की रचना होती है जिसमें कुछ पात्रों की बातचीत गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। दोनों विधाएं न केवल अभिनय मंच के लिए उपयुक्त है, बल्कि वे पाठ दर्शक को विचारों, भावनाओं और समाज के समस्याओं को सीधी संवाद के माध्यम से जोड़ती है। मतलब क्या, जो समाज में चल रहा होता है, जो कुरीति होता है, जो कुछ भी होता है, अपने क्या वो एकांकी के थ्रू दिखाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, चलिए अनुवाद का क्या महत्व है भाई और उपयोगिता क्या है। तो देखिए ज्ञान विस्तार क्या है, अन्य भाषाओं में लिखित ग्रंथों को हमारी भाषा में लाने से विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि का अध्ययन संभव है। हम लिटरेचर में इतना अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ते हैं, शेक्सपियर का ये कम, अगर बताइए वो इंग्लिश में वो स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है, लेकिन अगर वो नॉर्मल इंग्लिश में अगर नहीं लिखा जाएगा तो उसको क्या हम लोग पढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए आप अपना वेद और उपनिषद ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, वो सब अपना अपना फारसी और इसमें लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, हम लोग का क्या संस्कृति में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। अगर उसको आज हिंदी में हमें नहीं देता लिख के तो क्या उसको हम समझ पाते, पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो मतलब अनुवादक का क्या है, बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं कि हमें वो हम तक वो पहुंचाता है, बहुत लोगों तक उसका क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है ना। फिर है संस्कृति संवाद। देखो विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने में अनुवादक सहायक होते हैं, ये ब्रिज का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। साहित्य संचार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियाँ का अनुवाद हमारे लिए उपलब्ध कराता है। इतना जो बड़े बड़े कृतियाँ हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, बड़ी बड़ी युद्ध जो भी है लिखा हुआ है, वो क्या करते हैं, हमें इजी लैंग्वेज में या बोल सकते हैं अलग अलग भाषा में ये देता है, ताकि क्या कर सके, ये हम लोग को पूरे साहित्य का क्या हो सके, संचार हो सके, है ना। वरना अच्छा अच्छा चीज़ तो लिमिटेड रह जाएगा, हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं सकेंगे, है ना। फिर है व्यावसायिक एवं तकनीकी। फिर बताइए अगर मान लीजिए आपको जापान में कुछ रिसर्च हुआ और वो अपना ही कोड लैंग्वेज में आपको भेज देगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। कोई एक मीडिएटर होगा, अनुवादक होगा जो उसको अनुवाद करके इंडिया में देगा, तो हो सकता है हम लोग उसको कर पाए, है ना। तो ये सब है, इससे क्या होता है, इंटरनेशनल की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब देखिए अनुवाद के कौन से प्रकार है, तो क्या है, साहित्यिक अनुवाद है, तकनीकी अनुवाद है, व्यावसायिक है, वैज्ञानिक और संवाद है। संवाद में क्या आता है, फिल्म, टीवी। वैज्ञानिक में क्या आ जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान, जर्नल आदि। ठीक है, व्यावसायिक में व्यापारिक दस्तावेज। फिर कोई कंपनी में उसको प्रोडक्ट मंगवाना है तो वो तो आपका इंग्लिश नहीं, उसको फिर हम लोग ट्रांसलेट से देखते हैं, मोबाइल में ही कन्वर्ट होता है, बहुत कुछ होता है ना। तो यही सब है। फिर अनुवाद की अवधारणाएं, महत्व एवं प्रकार बताइए। तो अनुवाद क्या है, तो अनुवाद वह कलात्मक और वैज्ञानिक रूपांतरण है जिसमें एक भाषा में अभिव्यक्त विचार, भावना और ज्ञान को दूसरी भाषा में यथासंभव समानार्थक समर्थक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। क्या है, अनुवाद एक कलात्मक क्रिएटिव चीज़ है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एक भाषा से दूसरे भाषा में उस चीज़ को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसका मूल्य उद्देश्य भाषा की बाधा को पार करना है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लैंग्वेज के कारण कोई अच्छा चीज़ छुपा नहीं रहना चाहिए, है ना। अनुवाद की अवधारणाएं न केवल शब्दों का अनुवाद नहीं है, बल्कि अर्थ, शैली, भाव का समुचित हस्तांतरण शामिल है। यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, शैली का भी करते हैं, भाव का भी करते हैं, कि नहीं, सबका करते हैं। महत्व की बात करें तो क्या है, अनुवाद ज्ञान वृद्धि, सांस्कृतिक संवाद, साहित्य प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय संवय का माध्यम है ना। इंटरनेशनल हम लोग कनेक्शन इसमें बिल्ड करते हैं। इसके बिना दुनिया की श्रेष्ठ रचनाएं कई भाषाओं के समीप नहीं पहुंच पाती है। क्या होगा, हो सकता है हमारा हिंदी का इतना बड़ा बड़ा साहित्य है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, बाहर के देशों में नहीं पहुँच पाएगा, है ना। अनुवाद के प्रकार जैसे क्या हो गया, साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी, व्यावसायिक, ये सब तो हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी पात्र के चित्रण पर प्रकाश डाले। तो पहला ही हम लोग पढ़ लिए कि ध्रुव स्वामिनी एक आदर्श ये थी, है ना, जो कि सब कुछ क्या बैलेंस करके चलती थी। यही सब आपको लिखना है। अपने कर्तव्य, मर्यादा, समाज के बीच में संतुलन बनाए रखती थी, है ना। वह न केवल नारी का एक रूप में बल्कि एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में भी उभरती है। उसका मनोबल और साहस उसे परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ध्रुव सामिनी का आदर्श चरित्र यह दिखाता है कि नारी अपनी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता से समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है। ये क्या बताता है, अगर आदर्श है वो सब कुछ ऐसा नहीं कि जो बेड़ियां बना हुआ है उसको अगर आप समाज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे आप भाग के ही आगे बढ़ सकते हैं या अपना स्थान बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, हर चीज़ का बैलेंस बना के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर अंडे के छिलके एकांकी का भावार्थ और विषय वस्तु बताइए। तो रचना इसमें क्या था, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। ये पीडीएफ आपको क्या मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में। ओके। फिर है थर्ड क्वेश्चन, तौलिए एकांकी में नारी के संघर्ष और समाज में उसकी स्थिति पर चर्चा करें। तो देखिए, पहले आपको बताना है नारी की सामान्य स्थिति और संघर्ष, फिर सामाजिक असमता और मानसिक दबाव क्या होते हैं, मानसिक अस्थिरता और समाधान की आवश्यकता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद के सिद्धांत और उसके गुण विस्तार से बताइए। तो अनुवाद का क्या महत्व है और इसका क्या सिद्धांत है, हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं, तो उसी को आपको लिख देना है। फिर मिला के देख लीजिए शाब्दिक अनुवाद क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है कि शाब्दिक अनुवाद क्या होता है। शाब्दिक अनुवाद होता है जब हम शब्द टू शब्द करते हैं। ठीक है। शब्द टू शब्दिक रूप से लक्ष्य भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं। स्वतंत्र अनुवाद क्या होता है, जब हमने अपने आचारों विचारों को क्या करते हैं, इस भाषा के विचार और भावनाओं से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शब्दों का रूपांतरण अधिक लचीला होता है। ठीक है। फिर भावनात्मक अनुवाद में हमें शब्द से ज़्यादा किस पे ध्यान देते हैं, भाव पे ध्यान देते हैं। ठीक है। अनुवाद के एक अच्छे गुण क्या हो सकते हैं, द्विभाषिक होना चाहिए, है ना। और आप वहाँ पे देखे थे और भी ऊपर में था, तो उसी को कर देना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय।